नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी के सुप्रसिद्ध अज्ञे जी की प्रसिद्ध कहानी रोज़ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी की समीक्षा हम देखेंगे। अज्ञे जी जैसा कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और साहित्यकार की श्रेणी में गिने जाते हैं। इनका नाम पूरा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इस कहानी में एक नारी की घुटन भरी जिंदगी को अज्ञे जी ने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से नारी जो है अपनी ज़िंदगी को एक मशीनीकरण के रूप में बदल देती है। एक हंसती खेलती लड़की के जीवन में ऐसी घुटन हो जाती है कि उसका जीवन जो है खुशियों से ना बनकर एक यांत्रिक जीवन के रूप में वो उसे बिताने लगती हैं। आइए अब इस कहानी की समीक्षा हम देख लेते हैं। रोज कहानी का सारांश एवं समीक्षा। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान श्री सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। ये एक प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार और संपादक हैं। इन्होंने साहित्य के अनेक नई विधाओं में यात्रा साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में साहित्य सृजन कार्य किया है। अब हम इसकी प्रस्तावना भी देख लेते हैं। अज्ञे की प्रसिद्ध कहानी रोज एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। उदास एवं अभिशापमय वातावरण में रहकर चंचल और शैतान मालती चलती फिरती मशीन बन गई है। लेखक ने इस कहानी की रचना आत्मकथा शैली में की है। इस कहानी की समीक्षा कहानी तत्वों के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। अब इस कहानी की कथा वस्तु भी हम देख लेते हैं। रोज अज्ञे जी की बहुचर्चित कहानी है। उन्होंने मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। इस कहानी में मालती नामक एक नारी पात्र है जो लेखक के रिश्ते की दूर की बहन लगती है। दोनों बचपन में साथ साथ पले बड़े हैं। विद्यार्थी जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे पढ़ने से अधिक खेलने में रुचि थी। उसकी शादी डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसका नाम महेश्वर है। महेश्वर की नियुक्ति एक पहाड़ी क्षेत्र में हो जाती है। यह स्थान एक पहाड़ी गांव था जिसकी डिस्पेंसरी में महेश्वर साहब डॉक्टर बनकर आए थे। महेश्वर को रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला था। महेश्वर सवेरे ही अस्पताल चला जाते थे और दोपहर के बाद 2 बजे के बाद घर लौटते थे। शाम को भी वह अस्पताल चले जाते थे। जहां महेश्वर की नियुक्ति हुई थी वह जगह मोटर मार्ग से लगभग 16 किलोमीटर दूर थी। वहां तक लेखक को पैदल जाना पड़ता था। लेखक मालती को 4 वर्ष बाद देखने आया था। इससे पहले लेखक ने मालती को तब देखा था जब वह लड़की थी, पर उसने लेखक से यह तक नहीं पूछा कि वह क्यों उससे मिलने आया है। लेखक को यह कहने की तुम्हें शायद मेरे आने से प्रसन्नता नहीं हुई है, मालती केवल प्रश्नवाचक हूँ करके रह गई। लेखक को ध्यान आया कि मालती बचपन में बहुत शैतान भी थी। वह चुपचाप क्लास से निकल जाती थी। मालती अब एक बच्चे की माँ थी। बच्चे को टीटी कहकर पुकारा करती थी। मालती को बच्चे से भी कोई लगाव नहीं था। बच्चा सदा रोता रहता था। लेखक ने रोने का कारण पूछा तो मालती ने बताया कि वह ऐसे ही रोता रहता है। लेखक को ऐसा लगा कि इस घर में किसी अभिशाप की छाया है और मालती को उसने विशेष रूप से दबा रखा है। मालती घंटे की आवाज़ सुनकर कहती थी कि 3 बज गए, 4 बज गए। शाम को भोजन तब बनाती थी जब 6 बज जाते थे। इसके बाद वो बर्तन साफ करती थी और खाना बनाने लगती थी। तभी महेश्वर घर आ जाते हैं और सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। यह सब देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि मालती का जीवन खुशहाल ना होकर एक मशीन तुल्य बनकर रह गया है। वो मशीन की तरह दिन भर काम करती थी जिससे उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी। वह रोज़ सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती और फिर दोपहर के लिए खाना बनाती, फिर शाम को खाना बनाती और वह घर कार्य में इस प्रकार लगी रहती मानो कि कोई यंत्र हो गई हो। उसका जीवन यांत्रिक हो गया है। लेखक के आने पर उसका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती हैं, मात्र औपचारिकता से बातें करती हैं। डॉक्टर साहब दोपहर की डिस्पेंसरी से घर आते हैं।
वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि वे अक्सर मरीजों का हाथ पैर काटा करते हैं, छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाते हैं, फिर भी इस किसी के हाथ पैर को काट कर ऑपरेशन करते हैं। मालती ना तो एक सफल पत्नी और न ही एक सफल माँ है, इसमें उसके चरित्र का कोई दोष नहीं है। परिस्थिति में मालती को ऐसा बना दिया है। उसका जीवन रोज रोज के काम में अपना अस्तित्व खोता जाता है, जिससे उदासीन प्रवृत्ति बन जाती है। मालती जैसी अधिकांश लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं। महिलाओं को गृह कार्य यांत्रिक बना देता है, जिससे उसके जीवन में ना ही कोई संवेदना रहती है, ना ही कोई राग रहता है। जैसे कि आप लोगों ने पूरी कथा वस्तु को सुना और जाना समझा कि किस तरीके से एक हंसती खेलती लड़की जो है वो अपने गृह कार्य में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उसकी जो खुशियाँ हैं, जो उसका अस्तित्व है, वो कहीं खो जाता है। उसको बस यही रहता है कि मुझे सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, दिन में खाना बनाना है, रात में खाना बनाना है, बच्चे के लिए करना है, हर पति के लिए करना है। तो ये सभी चीज़ों में वो अपने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। एक मशीनी तुल्य के रूप में वो अपना जीवन बिताने लग जाती है। लेखक जब उसके घर में जाता है तो वह इन सब चीज़ों को देखता है तो उसे आश्चर्य हो जाता है कि एक हंसती खेलती लड़की जो है, जो खुशहाल रहती थी, आज उसके जीवन में खुशहाली का नामो निशान नहीं है। उसकी जो संवेदनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, कहीं खो गई हैं। अब इस कहानी के पात्रम चरित्र चित्रण भी हम देख लेते हैं। पात्र एवं उनके चरित्र चित्रण के कारण ही कहानी निराकार रूप से साकार रूप ग्रहण करती है। इस कहानी में 4 पात्र हैं: मालती, लेखक, मालती के पति महेश्वर और मालती का पुत्र टीटी। मालती इस कहानी के प्रधान पात्र हैं। उसी के निराश, उदास और अभिशप्त जीवन पर प्रकाश डालने के लिए कहानी रची गई है। मालती का जीवन शादी के बाद मशीन तुल्य हो गया है, जिसके कारण वह एकमात्र अपने पुत्र से भी स्नेह नहीं कर पाती है और उसका जीवन पूरी तरीके से निराशा से भर जाता है। वह हर समय घड़ी के अनुसार रोज सुबह उठकर अपने पति और बच्चे के लिए नाश्ता बनाती हैं, दोपहर का भोजन बनाती हैं और रात का खाना बनाती हैं। उसकी पूरी दिनचर्या ऐसी ही रहती है, जिसके कारण उसका जीवन यांत्रिक होता चला जाता है। अब कहानी में कौन कौन से संवाद हैं वो भी उसके कुछ अंश हम इस कहानी की समीक्षा में देखेंगे। प्रायः संवाद कहानी के आवश्यक अंग नहीं होते हैं, पर लगभग सभी कहानियों में इन्हें स्थान दिया जाता है। संवादों के कारण कहानी की एक सरसता समाप्त हो जाती है और परस्पर बातचीत करते हुए पात्र काल्पनिक की अपेक्षा जीवन प्रतीत होते हैं। इस कहानी के संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त, सरल और पात्र उपयोगी हैं। लेखक ने इस कहानी का वर्णन आत्मकथात्मक के रूप में किया है, इस कारण इसमें संवाद बहुत कम है जो कहानी में जान डालते हैं। इस कहानी के संवादों का एक स्थान के संवाद प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर कुछ हंसकर बोले, यह पीछे खाया करती है। महेश्वर मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। अब कहानी की भाषा शैली भी हम देख लेते हैं। इस कहानी में भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है। गैंग्रीन, डिस्पेंसरी, क्वार्टर्स, एम्बुलेंस, ऑपरेशन शब्दों के अतिरिक्त इसमें अंग्रेजी का कोई अन्य शब्द नहीं है, जबकि लेखक महेश्वर और मालती तीनों ही पढ़े लिखे हैं। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जहां लेखक ने वातावरण अथवा किसी भावना का वर्णन किया है, वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान और शालीन है। इस कहानी में शैली आत्मकथात्मक शैली है, जिसमें विचारात्मक शैली का पुट पाया गया है। अब इस कहानी का देश काल और वातावरण भी हम देख लेते हैं। इस कहानी का देश अर्थात स्थान कोई पहाड़ी क्षेत्र है। इसका काल समय भारत के स्वतंत्र होने से पहले का है। इस कहानी के लेखक का जन्म 1911 में हुआ था। मालती उसके साथ पढ़ती और बाल सखी थी। मालती के विवाह को 2 वर्ष हुए थे। अगर उसका विवाह 20 वर्ष की अवस्था में हुआ है और लेखक उससे 2-4 साल भी बड़ा है, तब भी यह कहानी सन 1940 से पहले की है। कहानी का वातावरण पारिवारिक है। पूरी कहानी मालती और महेश्वर के सरकारी क्वार्टर में ही समाप्त होती है।
यह कहानी वातावरण प्रधान है। पूरी कहानी में लेखक घर के अभिशप्त और उदास वातावरण को साकार करता रहता दिखाई पड़ता है। लेखक ने पारिवारिक वातावरण के निर्माण में सफलता प्राप्त की है। अब इस कहानी का शीर्षक भी हम देख लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक रोज है, जो संक्षिप्त है, जो कहानी की घटनाओं की ओर संकेत करता है। मालती द्वारा रोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी को आधार बनाकर लेखक ने इस कहानी के शीर्षक को रोज नाम दिया है, क्योंकि रोज शब्द जो है वो कहानी की प्रधान नायिका मालती से संबंधित है। उसी के आधार पर उसकी पूरी दिनचर्या जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ शीर्षक सार्थक और वास्तविक प्रतीत होता है। अब कहानी का उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। इस कहानी का वातावरण उदासी और निराशा से भरा हुआ है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि मानव जीवन जो आज के वातावरण में मशीन तुल्य होता जा रहा है, जिसके कारण वो अपनी इच्छाओं को दबाकर यांत्रिक बनता जा रहा है, जो एक अभिशप्त है। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। लेखक का उद्देश्य यहीं पे दिया गया है कि आज का जो वातावरण है उसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबा रहा है, जिससे उसके अंदर निराशा जो है वो पनपती रहती है और उसकी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। वो अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने वातावरण में उसी प्रकार ढल जाता है जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है। तो ये कहानी उन महिलाओं के लिए है जो गृह कार्य और इतना उसमें इतना उसमें घुल मिल जाती हैं कि वो यह भूल जाती हैं कि उनका जो अस्तित्व है, जो इच्छाएं हैं, वो कहीं खो गई हैं। घर परिवार अपनी जगह होता है, अपनी इच्छाएं अपनी जगह होती हैं। तो यहाँ पर लेखक का कहने का उद्देश्य यही है कि एक पारिवारिक जीवन को खुशहाल व्यतीत करने के लिए अपनी निराशा को आशा में बदलना चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें जो है वातावरण को पूर्ण, सफल और सकारात्मक बनाना चाहिए और अपनी संवेदना को दबाने के बजाय अपनी संवेदना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, जिससे वातावरण जो है, पारिवारिक जो वातावरण है वो सुखमय रहेगा और जो है निराशा नहीं होगी। तो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।